नमस्कार, जनादेश के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शालू सचदेव। आज हम बात करेंगे शेखावाटी क्षेत्र की सीकर और झुंझुनू लोकसभा सीटों की। इन दोनों सीटों पर प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। सीकर से भारतीय जनता पार्टी ने जहां सुमेधानंद सरस्वती पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने सुभाष महरिया को उम्मीदवार बनाया है। वहीं झुंझुनू सीट से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र खीचड़ और कांग्रेस के श्रवण कुमार का मुकाबला देखने को मिलेगा। तमाम सियासी समीकरणों को देखते हुए कौन सा राजनीतिक दल किस पर भारी पड़ेगा और प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर शेखावाटी के मतदाता का रुख अपनी तरफ मोड़ने में सफल होंगे, राजनीति के इन्हीं दांव पेचों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप शेखावत जी। हम आपको बता दें कि प्रदीप जी करीब 3 दशकों से पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं। आपको महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा माणक अलंकरण और विश्व संवाद केंद्र की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्रदान किए जा चुके हैं। आपके कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से चुनाव कवरेज, सीमा सुरक्षा, किसान, गौ रक्षा, खनन और समाज कल्याण रहे हैं। प्रदीप जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सीकर और झुंझुनू लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 6 मई को मतदान होगा। शेखावाटी क्षेत्र की सीकर लोकसभा सीट की क्या विशेषता है और क्या समीकरण बन रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शेखावाटी क्षेत्र की 3 लोकसभा सीटों में से एक है सीकर। जवान, किसान और शिक्षा के दम पर देश में अलग पहचान बनाने वाले शेखावाटी के लोगों की राजनीति के क्षेत्र में पकड़ मजबूत रही है। सीकर लोकसभा क्षेत्र काफ़ी जागरूक मतदाताओं का क्षेत्र है। यहाँ कई दिग्गजों ने चुनाव लड़े हैं, मसलन बलराम जाखड़, देवीलाल जी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हों का राष्ट्रीय स्तर पर नाम था। इस बार भी चुनाव काफ़ी रोचक होने की संभावना है। यहाँ खासकर मुद्दे मेडिकल कॉलेज की, ब्रॉडगेज लाइन के, कुंभाराम नहर परियोजना के, ये अक्सर मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन अभी इनकी पूर्ति नहीं हुई है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि राजनीतिक दिग्गजों की स्थली रही सीकर लोकसभा सीट कितनी मायने रखती है। वर्तमान में सुमेधानंद सरस्वती पर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा दांव खेला है, जबकि कांग्रेस ने सुभाष महरिया को सुमेधानंद के मुकाबले चुनावी रण में उतारा है। वहीं सीपीआई से अमरा राम भी चुनावी मैदान में है। भविष्य में मेरे मानस के अंदर बहुत सारी बातें हैं। पिछली बार इस योजना के अंदर वर्तमान में जो मेरा कार्यकाल गया, इसमें मैंने प्रयास करके माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की, माननीय मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने प्रयास किए, और हमारे जल संसाधन मंत्री से मिलकर के यमुना जल का जो समझौता आज से 24 साल पहले हुआ था हरियाणा के साथ, वो पानी हमें नहीं मिल रहा था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसका MOU करवाया और उसके लिए बजट स्वीकृत किया। देखिए, बीजेपी की सरकार राजस्थान में रही, विकास कार्य करवाए, कितने करवाए, इसका सारा तलपट लेखा जोखा जो है वो जनता ने 5 साल में देखा, और जनता ने अपना रिजल्ट दे दिया सीकर जिले का। तो क्या किया और क्या नहीं किया, अगर 5 साल में विकास के आयाम स्थापित होते तो जनता वैसा उनको उनकी झोली भरती। जनता ने झोली नहीं भरी, इसका मतलब विकास कार्य कहे गए, करवाए नहीं गए। मुद्दों की बात की जाए तो सीकर लोकसभा क्षेत्र पेयजल परियोजना, यमुना का पानी, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, मलसीसर डैम से पानी की मात्रा बढ़ाए जाने, रेल लाइन विकास, पूर्व सैनिकों के लिए विशेष योजनाएं, बंद होने के कगार पर पहुंचे कॉपर प्लांट, मेडिकल कॉलेज और शेखावाटी विश्वविद्यालय के विकास की गति, किसानों को प्याज और फसल का समर्थन मूल्य और नवलगढ़ पुलिया 4 लेन करने जैसी मांगें यहाँ असरकारी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद का है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर है। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की बात कर इन आतंकवाद को ख़त्म करना जो सरकार करेगी और मजबूत सरकार आएगी वो ही करेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार बने। हमें इस प्रकार के प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारे देश की जो छवि है विदेशों में वो और भी ज़्यादा आगे ऊपर ले जाएं, और जिसके बारे में सुन कर के, जिसके बारे में जान कर के विदेश, जैसे आज अभी पाकिस्तान के मुद्दे पर हुआ, उसी प्रकार से कोई भी आतंकवाद के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े हों सारे देश। सीकर तेजी से शिक्षा नगरी के तौर पर भी उभर रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र के नव मतदाताओं से रुझान को लेकर हमने उनसे बात की। लोकसभा चुनाव में हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश का विकास कर सके
और जो देश की अर्थव्यवस्था को संभालें। हमने सीकर के आम मतदाता से भी बात की। मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और 6 मई को मतदान पर्व में हिस्सा लेने के लिए ये मतदाता पूरी तरह तैयार हैं। मेरा कहना ये है कि अपने देश का जो प्रधानमंत्री है वो ऐसा होना चाहिए कि अपने देश में जो आर्थिक लड़ाइयाँ हैं और जो आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको मतलब पूरा पर हमेशा के लिए पूरा मतलब ख़त्म कर दे और अपने जो युवा वर्ग है उनको सबको रोजगार प्रोवाइड करवाए। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी जहां प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और विकास के दावे पर चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस ने राज्य सरकार और कांग्रेस आलाकमान की हालिया घोषणाओं को प्रचार का आधार बनाया है। वहीं अमराराम भी किसानों के मुद्दे पर जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं। 23 मई को परिणाम किसके खाते में जाएंगे, ये वक्त तय करेगा। सीकर जिले में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद सियासी पारा परवान पर है। भाजपा ने सुमंदर सरस्वती को तो कांग्रेस ने 3 बार कांग्रेस को पटने देने वाले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सुभाष मेहरिया पर दाव खेला है। मुकाबले को माकपा के अमराराम ने ताल ठोकर बहुत ही रोचक बना दिया है। किसानों की मांग और यमुना नहर का पानी सहित सीकर के विकास के दावों की पिटोरी को लेकर सभी दावेदार धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा जनता किसे सीकर से जीत का ताज पहनाती है। सीकर से कैमरामैन नवीन के साथ सुनील पारमौल, दूरदर्शन न्यूज, जयपुर। तो प्रदीप जी, सबसे पहले हम बात करेंगे शेखावटी के 3 जिले सीकर, चूरू और झुंझुनू से बड़ी तादाद में नौजवान सेना में भर्ती होते हैं या भर्ती के लिए प्रयासरत होते हैं। हाल ही में हुई सैन्य कार्रवाइयों के बाद शेखावटी के युवाओं की मानसिकता पर इसका कैसा असर पड़ रहा है? देखिए, शेखावटी के तीनों जिले श्रम, साधना, संत और सेना क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। सेना में युवाओं की बड़ी तादाद में भर्ती होती रहती है तीनों ही जिलों से। देश के कुल सैनिकों में 25% योगदान अकेले झुंझुनू जिले के सैनिकों का है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी पुलवामा हमले का घटनाक्रम है, उसका इन तीनों क्षेत्रों में व्यापक असर है। सेना में हम पुराने अतीत को थोड़ा सा देखें तो एडमिरल वीएस शेखावत, जनरल कुंदन सिंह शेखावत सहित अनेक वरिष्ठ सेना के पदाधिकारी, कैप्टन अयूब खान, जो राजनीति और समाज सेवा और सेना तीनों से जुड़े रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद की दृष्टि से यह मुद्दा प्रमुख रहेगा। करीब 65,000 से ज़्यादा पूर्व सैनिक इन तीनों जिलों में अभी वर्तमान में हैं। ऐसे में अपन ये कह सकते हैं कि किसान और सेना दोनों के जुड़ाव के कारण राजनीतिक क्षेत्र में सीकर और झुंझुनू की पहचान अलग मायने रखती है। झुंझुनू ऐसा क्षेत्र है जो 1971 में उद्योगपति के बिरला को पराजय का स्वाद चखा चुका है और किसान के रूप में वहाँ एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में खड़े हुए शिवनाथ सिंह गिल उस समय बिरला के सामने भारी मतों से जीते। इसी तरह से झुंझुनू जिले की सीट से बराबर 5 बार प्रतिनिधित्व सीसराम ओला ने किया है। हम दूसरी ओर देखें तो 3 बार केंद्र की सरकारों में झुंझुनू जिले के सांसदों को प्रतिनिधित्व मिला है। सीकर भी इस महीने में कहीं कम नहीं है। सीकर की अलग पहचान रही है। भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति के पद पर पहुँचे तो उनकी जन्मस्थली सीकर जिला ही रहा है। प्रारंभिक रूप में उनकी जो राजनीति विधानसभा के लिए शुरू हुई वो सीकर जिले की श्रीमाधोपुर सीट से ही हुई। आज के परिवेश में भी हम बात करें तो पिछले 3 दशक में देश के दिग्गज राजनेता चौधरी देवीलाल, बलराम जाखड़, ये सब सीकर से चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। देवीलाल के समय एक नारा था, ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। उस समय बहुत ही रोमांचक चुनाव हुआ था और पूरे देश की नज़र चौधरी देवीलाल के कारण सीकर सीट पर थी। वर्तमान में अभी सुभाष मेहरिया और स्वामी सुमेधानंद की टक्कर यहाँ पर है। एक संत है तो दूसरी ओर राजनीति में वर्षों से स्थापित परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले मेहरिया जी हैं। मेहरिया ने 3 बार सांसद रहने के और केंद्र सरकार में मंत्री रहने के अलावा पुराने परिवार से राजनीतिक संबंध के कारण से इस पूरे क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत पहचान बना रखी है। वहीं दूसरी ओर स्वामी जी एक सामान्य संत के रूप में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर यहाँ हैं। 2014 में वो सांसद रहे
और उनका दावा रहता है कि मैंने क्षेत्र में विकास के कामों में सीकर को और पूरी शेखावाटी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। जी प्रदीप जी, सीकर प्रदेश का लगभग 10% भूभाग है और यहाँ पेयजल की उपलब्धता मात्र 1% है। कुंभाराम जल परियोजना की बात करें तो पेयजल सीकर के लिए कितना बड़ा मुद्दा है? पूरे शेखावाटी के लिए पेयजल की समस्या बड़ी समस्या है। वर्षों से सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के माध्यम से चुनाव के समय इस बात को बराबर प्रचारित करते हैं कि हम यमुना का पानी इन जिलों में लाएंगे। पेयजल के लिए भी और सिंचाई के लिए भी, दोनों ही दृष्टि से यहाँ यमुना का पानी आने की बात 70 के दशक से अब तक हो रही है। हरियाणा से इस बीच में 1991 में एक समझौता भी हुआ, लेकिन उस समझौते का क्रियान्वयन आज भी व्यापक रूप से नहीं हो पाया है। केवल खेतड़ी और झुंझुनू को थोड़ा सा पानी मिल पाया है। मलसीसर में अभी एक डैम बना है, लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में आता नहीं है। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर तीनों ही क्षेत्र पानी की दृष्टि से कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना और यमुना जल ताजेवाला हेड से यहाँ पानी भेजे जाने की बात थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन भी वर्षों से अभी निरंतर गति नहीं पकड़ पा रहा। जितना पानी आ रहा है वो बहुत कम है। हिंदुस्तान का जाना माना कॉपर प्रोजेक्ट खेतड़ी पानी की कमी के कारण से ही आज बंद होने के कगार पर है, जो जिले के बड़े मुद्दों में से एक है। जी, सीकर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई थी। इसे लेकर पक्ष विपक्ष में श्रेय लेने और कार्य को गति लेकर बहस अक्सर सुनने को मिलती है। प्रदीप जी, आप इसे किस तरह देखते हैं? चूरू और सीकर दोनों में ही मेडिकल कॉलेज की घोषणा पिछली सरकारों ने की है। चूरू में मेडिकल कॉलेज अभी खुलने वाला है। शेखावाटी के लोगों का वहाँ भी आना जाना बराबर है, क्योंकि तीनों जिलों के बीच में दूरी काफ़ी कम है। लेकिन सीकर में मेडिकल कॉलेज अभी मूर्त रूप धारण नहीं कर पाया है और बयानबाजी के बीच में आपसी बराबर विरोधाभासी बयान आते रहे और दोनों ही पार्टियां अपने अपने राजनेताओं के माध्यम से श्रेय लेने की कोशिश करती रही, पर धरती पर अभी तक मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी जानी संभव तब होगी जब वह चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज के साथ साथ विश्वविद्यालय की समस्या भी व्यापक रूप से सीकर में है। सीकर में शेखावाटी विश्वविद्यालय खोला गया, वर्षों से उसका प्रारूप निर्धारित हुआ, प्रवेश शुरू हो गए, लेकिन आज भी भवन की समस्या है। भवन निर्माण का कार्य चल रहा है और बहुत मंद गति से चल रहा है। तो जिस प्रकार का विश्वविद्यालय आना चाहिए या मेडिकल कॉलेज आना चाहिए, वो जिस गति से चल रहे हैं उसमें बहुत विलंब होने के कारण से लोगों में निराशा का भाव है, क्योंकि इन दोनों से शेखावाटी की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता पूरी होती है। अकेले सीकर में 23,000 से अधिक विद्यार्थी एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो एक बड़ा स्कोर है। और दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज की दृष्टि से जयपुर या बीकानेर जाना होता है, तो दोनों दूरियां जो हैं जयपुर की और बीकानेर की, वो बड़ी दूरी हैं, तब तक रोगी को काफ़ी परेशानी होती है। तो सीकर में मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा है और स्वामी सुमेधानंद ये कहते हैं कि मैंने मेरे प्रयास से प्रधानमंत्री जी से बात करके इस काम को पूरा किया है। दूसरी ओर कांग्रेस के लोग कहते हैं कि यह पहले से ही हम लोगों का प्रोजेक्ट था, जिसको आपने केवल शुरुआत दिलाई है। लेकिन कुछ भी हो, दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता वहाँ व्यापक रूप से है और जल्दी इनको पूरा किया जाना चाहिए। जी, किसान कर्ज माफ़ी, समर्थन मूल्य, किसान मदद राशि, प्याज की फसल का उचित मूल्य, ये सभी मुद्दे शेखावाटी के किसान को कितना प्रभावित कर पाएंगे प्रदीप जी? जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि किसान इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव रखते हैं। उनकी समस्याएं अभी भी हल नहीं हो पाती हैं। प्याज के समर्थन मूल्य को लेकर, उसकी खरीद को लेकर बराबर शेखावाटी क्षेत्र में आंदोलन होते रहे हैं। कॉमरेड अमराराम जो तीसरे मोर्चे के रूप में वहाँ एक अपनी भूमिका सशक्त रूप में दर्ज कराते हैं, उनके माध्यम से भी और दूसरे किसान संगठनों के माध्यम से भी प्याज मंडी सीकर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्याज की स्टोरेज हो, मंडी वहाँ स्थापित हो और समर्थन मूल्य अच्छा मिले। किसान को जो प्याज का लागत मूल्य है उसकी तुलना में खरीद मूल्य बहुत कम मिल पाता है और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में किसान सड़कों पर या खेतों में बराबर प्याज को फेंक देता है।
इसी तरह से दूसरे जो खेती की सुविधाएं हैं उनमें भी पानी की कमी, बिजली की कमी के कारण पर्याप्त मात्रा में बीजों की गुणवत्ता, अच्छे बीज नहीं मिल पाते हैं। इन कारणों से वहाँ शेखावाटी में किसानों को अभी बड़ी समस्या रहती है। इन क्षेत्रों में यदि थोड़ा काम हो तो किसान वहाँ, मैं समझता हूँ कि जो भी चुनाव में प्रत्याशी चुनेंगे उसमें यह प्राथमिकता से ध्यान रखा जाएगा कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। जी प्रदीप जी, हम बात करें नवलगढ़ पुलिया 4 लेन हो या सीकर में सड़कों के जाल का मुद्दा, एक तरफ विकास के दावे हैं तो दूसरी तरफ काम अटके होने की बातें भी कही जा रही हैं। किसके दावों में कितना दम नजर आता है? वास्तव में नवलगढ़ पुलिया का 4 लेन होना आवश्यक है। पूरे शहर का जो दूसरे जिलों से कनेक्शन है, इसी पुलिया से ट्रैफिक गुजरता है और उस ट्रैफिक के कारण से आम आदमी को वहाँ घंटों परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहर के भीतर भी यातायात सुगम नहीं है क्योंकि पानी के निकास की व्यवस्था भी सीकर में एक बड़ी समस्या है। इसके लिए बराबर बजट सभी सरकारों ने दिया भी है, लेकिन जो योजनाएं जिस गति से चल रही हैं वो बहुत धीमी गति है। ऐसे में वहाँ आम आदमी को जिन दिक्कतों से रोज़ गुजरना पड़ता है, अब पुलिया से गुजरने वाले व्यक्ति को यदि हॉस्पिटल जाना है तो उसको दिक्कत होती है क्योंकि ट्रैफिक बंद मिलता है और अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाता है। शहर का भीतरी यातायात सुगम रहे और 4 लेन पुलिया बने। इसके अलावा जो बाहरी जुड़ाव है सड़कों का, वह भी अभी कमज़ोर है। किसानों को आने जाने के लिए गाँवों से जो प्रधानमंत्री योजना में सड़कें बनी हैं, दूसरी योजनाओं में सड़कें बनी हैं, वो अभी काफ़ी कमज़ोर हैं और उनकी स्थिति भी खराब है। तो दोनों चीज़ें हैं, सड़कों का जाल भी बिछाया जाना चाहिए और जो सड़कें अभी बनी हुई हैं उन पर मरम्मत का काम भी होना चाहिए। वाकई शेखावाटी के लिहाज से देखा जाए तो ये सभी वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ के मतदाता के जहन में होंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे बात करेंगे झुंझुनू लोकसभा सीट की। मतदान मेरा ही। जनादेश ने भागीदारी 80-85% तक वोट डाल करके अपनी भागीदारी को सशक्त कराया। मेरे वोट से मजबूत होगा लोकतंत्र। चुनाव का माहौल एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। निष्पक्ष मतदान हिंदुस्तान में होता है। मेरे वोट से बनेगी मजबूत सरकार। जो भी वो घोषणा पत्र चुनाव से पहले पेश करती हैं, उनकी क्रियान्विति हो और जनता तक उसका जो फायदा है वो मिले। हर एक करेगा वोट तो मजबूत होगा देश। हमें समझना होगा कि हमारी भी भागीदारी लोकतंत्र में होती है, हमें भी अपने हिस्से का कर्तव्य निभाना चाहिए। जनादेश 2019 में होगी हर मुद्दे पर बात। बस भ्रष्टाचार खत्म होगी, ये ना हो हर जगह, सरकार चाहे कोई भी आए। राजस्थान में क्या है चुनावी मुद्दे, हर मुद्दे पर होगी बहस। जनादेश में बात होगी प्रदेश की खास शख्सियतों से और जानेंगे उनकी राय, क्या है चुनावी मुद्दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र की एक और अहम लोकसभा सीट झुंझुनू की। इस सीट की क्या विशेषताएं हैं और यहाँ क्या राजनीतिक समीकरण बैठ रहे हैं, आइए देखते हैं हम इस रिपोर्ट में। झुंझुनू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सैनिकों की शौर्य धरा के रूप में जाना जाता है। इस जिले को सर्वाधिक शहीद, सर्वाधिक सैनिकों और पूर्व सैनिकों की धरती कहा जाता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बिट्स पिलाने के योगदान और हाल ही में आरंभ हुए विवेकानंद स्मारक के कारण भी इसकी अलग पहचान है। जवान और किसान की धरती झुंझुनू पर लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में 6 मई को होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से नरेंद्र खींचड़ और कांग्रेस की ओर से श्रवण कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लोकसभा सीट की बात की जाए तो झुंझुनू लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो पिलानी, सूरजगढ़, झुंझुनू, मंडावा, मांडलगढ़, उदयपुरवाटी, खेतड़ी और फतेहपुर हैं। कुल मतदाता 19,24,295 हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,89,926 है तो महिला मतदाता 9,07,841 है। कर्मचारी मतदाताओं की बात की जाए तो 26,527 हैं। नव मतदाता लगभग 50,000 हैं। कुल मतदान केंद्र 2009 हैं। संतोष अहलावत के स्थान पर पार्टी ने सभी समीकरणों को देखते हुए नरेंद्र खीचड़ पर दाव लगाया है।
उधर कांग्रेस ने भी राजबाला ओला को दोबारा टिकट ना देकर श्रवण कुमार को मैदान में उतारा है। देश में वो चुनाव होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ। ये तो देश की करवट बदलेगा, देश का मान सम्मान बढ़ेगा विदेशों में। इसके लिए मोदी जी को फिर से बनाना जरूरी है। हर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर लोग ये बोल रहे हैं कि नीचे वाला वोट तो ठीक है पार्टी हिसाब से दिया, लेकिन ऊपर वाला वोट तो मोदी जी को देंगे, तो निश्चित रूप से कमल का फूल हर जगह खिलेगा। हमारे राहुल जी ने क्या मालूम किया है कि 72,000 रुपये प्रत्येक गरीब के खाते में जाएगा और 3,60,000 रुपये प्रत्येक के खाते में पूरी साल में जाएगा और कोई भी गरीब आदमी नहीं बचेगा हिंदुस्तान में, कोई भूखा नहीं सोएगा। ये सबसे बड़ी कारगिल बात है। मोदी जी क्यों सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं। इस बार इस सीट पर करीब 50,000 नव मतदाता मतदान पर्व में पहली बार हिस्सा लेंगे। आइए जानते हैं झुंझुनू का नव मतदाता इस पर क्या सोचता है। की बार लोकसभा चुनाव में मैं अपना वोट देने का मौका मिला है, तो इस बार मैं अपना वोट देके अपनी पसंद की सरकार चुनने में अपना वोट का सहयोग दूंगा। लोकसभा चुनाव में इस बार मैं भी अपना पहला वोट देकर अपनी मनपसंद सरकार चुनूंगी। जो सरकार इस देश का भला चाहेगी वो सरकार मैं भी चुनूंगी अपनी मर्जी से। चुनाव में प्रचार का दौर शुरू हो गया है। झुंझुनू के वरिष्ठ नागरिक और मतदाता एजाज नबी का मानना है कि प्रचार में इन दिनों बहुत खर्चा किया जाता है। किसी दौर में चुनाव कम खर्चीले होते थे। जो बदलाव आ रहा है वो ये आ रहा है कि पहले सादगी से, सिंपलता से, बिना साधन के लोग वोट देने चले जाते थे, खर्चे बहुत कम होते थे। आज चुनाव बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहरहाल मुद्दों की बात करें तो झुंझुनू में घटता भूजल स्तर और पेयजल का संकट, यमुना के पानी और कुंभाराम लिफ्ट कैनाल की मांग, ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मांग, गांव कस्बों में नंदीशाला, सीवरेज, मंडियों की सड़क से कनेक्टिविटी, सैनिक स्कूल और शौर्य स्मारक की मांगे अहम मुद्दे हैं। लोकसभा चुनावों का दंगल शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। झुंझुनू से कांग्रेस के उम्मीदवार श्रवण कुमार हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार हैं। हर बार की तरह यहाँ मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही रहेगा। यहाँ के स्थानीय मुद्दे सीवरेज की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों का टूटा फूटा होना तथा सैनिक स्कूल भवन का न होना भी यहाँ के लिए एक मुद्दा है। अब देखना होगा कि चुनावी वादों की बिसात पर आम मतदाता का रुख किन मोहरों की तरफ होगा। डीडी राजस्थान के लिए झुंझुनू से राजेंद्र सिंधी की रिपोर्ट। प्रदीप जी, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो झुंझुनू सीट से दोनों प्रमुख दलों ने महिला प्रत्याशियों को मौका दिया, लेकिन इस बार दोनों ही दलों ने महिला प्रत्याशियों ने महिलाओं को टिकट नहीं दिया है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये सही है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही महिला प्रत्याशी थी। भारतीय जनता पार्टी से निवर्तमान सांसद संतोष अहलावत और कांग्रेस से राजबाला ओला। इस बार दोनों महिलाओं को ही वहां प्रत्याशी दोनों ही दलों ने नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में महिलाओं में चर्चा का विषय तो जरूर रहा है, लेकिन मतदान के प्रति महिलाओं में कहीं उत्साह की कमी होगी या इस मुद्दे पर महिला मतदाता उत्साहित नहीं हो, ऐसा नहीं है। मेरा सोचना है कि दोनों राष्ट्रीय दलों के प्रति मतदान में आम आदमी वैसे ही सक्रिय रूप से भूमिका लेगा और मतदाता बराबर मतदान करेंगे। कारण यह है कि प्रत्याशी चयन पार्टी का अपना निर्णय होता है। आम आदमी को मतदान में अपनी भूमिका सक्रिय रूप से निभानी है, महिला हो या पुरुष हो। हाँ, महिला होने के कारण से महिलाओं में एक सहज सुखद अनुभूति रहती है कि हमारे नारी शक्ति में से कोई महिला संसद में प्रतिनिधित्व करेगी, लेकिन उसके अलावा अभी ऐसा नहीं है कि महिला प्रत्याशी नहीं होने से कहीं मतदान में उत्साह कम होगा। दोनों ही दलों की जो प्रत्याशी अभी श्रवण कुमार और नरेंद्र कुमार हैं, उनके प्रति लोग अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे। पेयजल की समस्या से झुंझुनू का वास्ता पड़ता रहा है। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के तहत पानी लाने और मलसीसर बांध से पानी की सप्लाई की मांग यहां बनी रही है। क्या यहां भी पेयजल चुनाव का मुद्दा बना हुआ है? निश्चित रूप से पेयजल बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राजनीतिक दलों के जो भी प्रत्याशी चुनाव में उतरते हैं, पिछले 40 साल से झुंझुनू की राजनीति यमुना के पानी पर ही केंद्रित रही है। सब लोगों ने लुभावने वायदे किए हैं और पानी लाने का प्रयास किया भी है, लेकिन
आज 70 से लेकर अब तक हम देखें तो 50 साल में पानी केवल खेतड़ी और झुंझुनू में बहुत कम मात्रा में आ पाया है। शेष जिले के भागों में अभी पानी नहीं आया है। पेयजल और सिंचाई जल दोनों की दृष्टि से ही यदि इस कैनाल प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए तो काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा और एक उत्साहपूर्ण वातावरण बनेगा। लेकिन देखना यह है कि इस मुद्दे पर अब वोटर जो है वो थोड़ा उत्साहित नहीं है, क्योंकि वोटर को लगता है कि हर चुनाव में इस मुद्दे पर बात होती है लेकिन वास्तव में काम कुछ नहीं होता। अब ऐसा सोचा जा रहा है कि काम हो, ऐसी एक उम्मीद भी बनी है, क्योंकि हरियाणा सरकार के साथ में पिछले दिनों में जो समझौता यमुना जल को लेकर हुआ वह करीब करीब पेपर वर्क पर पूरा आ गया। हाईकोर्ट का आदेश भी इसमें रहा, लेकिन अब क्रियान्वयन होने की प्रतीक्षा है। यदि क्रियान्वयन होता है तो क्षेत्र के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। जी, झुंझुनू में विकास कार्यों की गति को लेकर सवाल उठते रहे हैं, चाहे निर्माणाधीन सीवरेज की बात हो, गांव कस्बों की सड़कों की बात हो या नंदीशालाओं की मांग। क्या इन चुनावों में भी ये सब मुद्दे उठने वाले हैं प्रदीप जी? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, क्योंकि विकास की दृष्टि से झुंझुनू जिला अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हम यूँ माने तो ये है कि सड़कों का जाल भी कमज़ोर है, मंडियों में कनेक्टिविटी कमज़ोर है और सीवरेज समस्या बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ में बाहर जो आम आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे अस्पताल की दृष्टि से तो झुंझुनू में अकेला एक भगवान दास हॉस्पिटल वहाँ कार्यरत है, बीडी के खेतान हॉस्पिटल जिसको पूरा बोलते हैं हम। इसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था भी बड़ी स्तर पर वहाँ नहीं है। दूसरे मुद्दे जो हैं उनके साथ साथ में वहाँ पर सीवरेज और सड़क दोनों का प्रबंध जो भी सांसद रहे हैं उन्होंने प्रयास किया, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पाया है और पूरा शहर सड़कों से बराबर टूटा हुआ है। सीवरेज के कारण से जगह जगह खड्डे पड़े हैं, पानी भर जाता है और आम आदमी को यातायात से लेकर वहाँ से गुजरने में काफ़ी परेशानी होती है। कई स्कूलों में जाने के लिए बच्चों के पास में साधन नहीं है, उसी पानी से गुजरना पड़ता है और आम आदमी को इस कारण से बड़ी परेशानी रहती है। बारिश के दिनों में खास तौर से ज़्यादा रहती है। जी बिल्कुल, हम आम आदमी की बात करें या किसानों की बात भी करें तो यहाँ कर्ज माफ़ी, समर्थन मूल्य और फसल खराबे का मुआवजा, खेती किसानी के मुद्दे भी बने हुए हैं। चुनाव पर प्रदीप जी इनका कितना असर पड़ सकता है? क्षेत्र के किसान काफ़ी जागरूक हैं और आपने जो बताया तीनों मुद्दे, इन पर वास्तव में वहाँ पर आवश्यकता है किसानों को राहत मिले और काम हो। कर्ज माफ़ी हुई है, दोनों ही सरकारों के प्रयासों से जितना काम अभी हुआ है, लेकिन वह बहुत सीमित मात्रा में है। केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी जो घोषणाएं की हैं उनका पूरी तरह से क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है। किसानों को दूसरी सुविधाएं भी जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। किसी न किसी कारण से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसान अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। तो इस कारण से ये माना जा सकता है कि कर्ज माफ़ी या दूसरे सारे किसानों से जुड़े मुद्दों पर कहीं ना कहीं आवाज़ उठेगी, क्योंकि किसान बाहुल्य क्षेत्र है पूरा। और प्रदीप जी, अगर हम झुंझुनू को जवान और किसान का क्षेत्र भी माना जाता है, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे झुंझुनू कितना महत्वपूर्ण है, संक्षिप्त में हमें बताएं। निश्चित रूप से सुरक्षा वहाँ बड़ा मुद्दा रहता है। जैसा मैंने पहले भी आपसे बताया था कि वहाँ बड़ी मात्रा में किसान और सैनिकों की संख्या है। अकेले झुंझुनू ज़िले में जिस प्रकार से सैनिकों का जुड़ाव है उसको देखते हुए एक तो सबसे बड़ी आवश्यकता वहाँ पर एक सैन्य स्कूल की है। ये एक बड़ा मुद्दा है। शहीद परिवारों की देखभाल और शौर्य गाथाओं का स्मरण कराता हुआ एक शौर्य स्मारक वहाँ जरूर बना है पिछली सरकार में, वो एक बड़ा काम है। लेकिन आज भी सैनिकों को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, पूर्व सैनिकों को, और उनकी पेंशन से लेकर दूसरी समस्याओं पर जिस ढंग से काम होता है उसमें और सुधार की आवश्यकता है कहीं ना कहीं। और निश्चित रूप से वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए इस बात को ध्यान रखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी जवाबदेही, झुंझुनू के सेना के लोगों में एक गौरव की अनुभूति इसमें होती है। शेखावाटी की इन दोनों अहम सीटों के नतीजे क्या रहेंगे ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। बहरहाल सीकर और झुंझुनू लोकसभा सीटों पर राजनीतिक समीकरण और तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा के चुनावी मुद्दों को लेकर हम जनादेश 2019 में फिर किसी नए मुद्दे के साथ होंगे हाजिर। आप देखते रहिए DD राजस्थान।